अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। वैसे तो सेंटकॉम के चीफ़ अक्सर पाकिस्तान आते हैं और कोई बहुत बड़ी खबर के तौर पर हम उसको शाया नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का जब दौरा अमेरिका हो तो उसकी सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत के तौर पर उसको देखा जाता है। जनरल बाजवा काफ़ी कोशिश करते रहे अपनी एक्सटेंशन के दौर में कि उनको विज़िट मिल जाए, लेकिन विज़िट उनको उस वक्त मिली जब बिल्कुल उनका इख्तिताम हो रहा था दूसरी उनकी जो टर्म थी 3 साल की, उस मौके के ऊपर। लेकिन अभी इनके पास 2 साल मौजूद हैं। अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस, वो भी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन फ़ौज के जो ताल्लुकात हैं वहाँ पेंटागन के साथ, उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा मामलात की शक्ल बनती है। इस रीजन के अंदर अफ़गानिस्तान की क्या सूरत होगी, सी पैक के ऊपर जो सिक्योरिटी खदशात होते हैं उसके क्या मामलात होंगे, हम अफ़गानियों को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं उसकी क्या शक्ल होगी, अफ़गानिस्तान के उन लोगों को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान की मईशत के लिए असूली तौर पर तो बराह रास्त आर्मी चीफ़ का ना डिसीजन मेकिंग में और ना किसी पॉलिसी के अंदर, ना ऑपरेशनल साइड के ऊपर कोई रोल नहीं बनता। लेकिन पिछले एटलीस्ट 7-8 साल के अंदर ये तीसरा चौथा मौका है कि आर्मी चीफ़ जो है उसकी ये ड्यूटी लगाई जाती है कि वो पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों से पैसे लेकर दे। पहले ये काम जनरल बाजवा ने किया जब इमरान खान की हुकूमत आई उस वक्त, फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो दूसरी दफ़ा जनरल बाजवा ने किया, 10-10 अरब डॉलर के पैकेज लिए, जिससे पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से निकल गया। अब ये तीसरी दफ़ा ज़िम्मेदारी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के ज़िम्मे लगाई गई है। वो सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से और कतर से उन्हीं लाइनों के ऊपर दोबारा इमदाद हासिल करने के लिए कोशा रहे। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, एमबीजी से मुलाकात हुई, चाइनीज़ लीडरशिप से मुलाकात हुई कि पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से बचाएं और पाकिस्तान बहरान से निकल जाए और मईशत संभल जाए। लेकिन इस दफ़ा चैलेंज उससे बढ़कर एक है, वो ये है कि इस दफ़ा जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो 25-30 अरब डॉलर सालाना है, और वो 8-10 अरब डॉलर हमें कोई रोल ओवर कर दे, कर्ज़ों की मुद्दत में तोसी दे दे तो सिर्फ उससे मसला नहीं हल होता। या IMF को फ़ोन करवाया गया 2 मौके के ऊपर, जनरल बाजवा ने भी फ़ोन किया और मौजूदा जो चीफ़ हैं उसकी तरफ से भी फ़ोन करवाया गया कि किस्त का वक्त के ऊपर अजरा हो जाए। हमारी हालत देखिए, 25 करोड़ का मुल्क है, अच्छी खासी तगड़ी इकॉनमी भी है, मईशत ठीक है, सिर्फ डॉलर ना होने के सबब हम दुनिया के आगे बकारी बने होते हैं। तो इस वक्त एक जो इनिशिएटिव है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो भी, और साथ CPEC का पैसा भी आ रहा है। लेकिन अमेरिका अगर साथ प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन रखे, रास्ते में रोड़े मत अटकाए और स्मूथ सेलिंग रहे, तो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता आसान हो जाता है। ख़ास तौर पर बरामदी जो मंडियाँ हैं पाकिस्तान की, उसमें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी डेस्टिनेशन हैं। वहाँ हमें अगर सहूलत मिल जाती है तो वो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये 2-3 इश्यूज़ हैं जो आर्मी चीफ़ के दौरे के बाद, जो भी इसका नतीजा अगर पॉजिटिव पाकिस्तान के हाथ में आता है तो एक बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे दौरों को सियासी नोयत से या सियासी ऐनक से भी देखा जाता है। मतलब जनरल बाजवा जब आखिरी दिनों गए थे तो बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये बड़ा लंबा इनको विज़िट मिल गया, पता नहीं अब ये जाएंगे या मज़ीद एक्सटेंशन लेंगे। चले जाना उनके लिए भी और फ़ौज के लिए भी बेहतर था। तो आई होप कि मौजूदा चीफ़ के इस विज़िट को उस एंगल से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल बाकी हैं और इलेक्शन की तारीख भी 8 ऐलान हुई है। तो किसी भी सूरत में इल्तवा की भी स्पेकुलेशन नहीं की जाएगी। सियासी लीडर्स खुद अभी पुरइत्माद नहीं है कि 8 को इलेक्शन होना है, लेकिन एटलीस्ट इस दौरे के नतीजे में इस तरह के कोई मानी नहीं निकलेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन एक और ख़बर जिसको प्रोग्राम की इब्तिदा में हाईलाइट करना है, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है अनकरीब उसका भी ऐलान हो जाएगा। वो उस मामले को सॉर्ट आउट करेगा जो नवाज़ शरीफ या जहांगीर तरीन के मामले में लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन एक 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था। पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और इलेक्शन एक्ट की उस तरमीम के नतीजे में उन्होंने कहा कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, और ख़ुद से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज़ शरीफ की नाअहली जो थी वो भी 5 साल इस लॉ के तहत, तो वो 5 साल तो पूरे हो गए, तो नवाज़ शरीफ अब अहल हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन उनका ये कह देना काफ़ी नहीं था, वो कहते रहे बार बार, क्योंकि इसके ऊपर एक 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है। और आम तौर पर जो मुरवजा असूल ये है कि जहाँ पर किसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फ़ैसला और ख़ास तौर पर लार्जर बेंच का फ़ैसला हो तो उसके ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी नहीं होता, अनलेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसकी आइनी शक्ल जो है तब्दील कर दें। 621F जो आइन की शिक है जिसमें सादिक और अमीन की वजाहत की गई है, उसके तहत डिसक्वालिफिकेशन की मुद्दत का तयन आइन के अंदर नहीं है। 63 के नीचे बहुत सारी जो मॉरल टर्पिट्यूड है या दूसरी बुराइयां हैं उसके नीचे लिखा हुआ है 5 साल है, 3 साल है, 2 साल है, लेकिन ये जो सादिक और अमीन वाली क्लॉज है इसके नीचे नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है। तो पिछले दौर में साकिब निसार साहब की सरबराही में बेंच था, बंदयाल साहब ने इस फैसले का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन इनकी नाअहली ताहयात है।
अब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नाहली का ही केस आया हुआ था जाली डिग्री का, उसके अंदर इस मामले को टेकअप करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी हैं। लगता ही है मुझे, मैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में उनके जजमेंट से पहले तो जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता ही है कि नवाज शरीफ का मामला मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नाहली का हल होने जा रहा है और उनकी नाहली की मुद्दत का तयन 5 साल की मुद्दत जो है लिख दी जाएगी इस लॉ के नीचे। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगी, क्योंकि एक तो वैसे ज़्यादती है, इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है कि आप किसी को ताहयात नाहल करार दे दें। दूसरा, किसी और लॉ के नीचे ताहयात नाहली की कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बड़ी से बड़ी बुराई या गुनाह की शक्ल में भी 5 साल है, ताहयात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताहयात नाहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। मौजूदा केस इंतखाबात में तख़ीर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में इसकी समाअत शुरू होनी है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो उसके करीब करीब जाके इसका फ़ैसला आ चुका होगा। जनवरी के एंड तक फ़ैसला आ जाएगा। नवाज शरीफ अगर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, चैलेंज होंगे, नून लीग कहेगी इलेक्शन एक्ट के तहत इनको इजाज़त है, मुखालिफ फरीक चैलेंज करेगा और मामला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो उनका रास्ता खुल जाएगा। ये मेरा इस मामले में तज्ज़िया है, फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाहली पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाहली की सज़ा सख्त है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाहली होगी? ज़्यादती जैसे संगीन जुर्म की सज़ा भी 5 साल है। ताहयात नाहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से ताहयात नाहली का तस्वर ख़त्म हो गया। इलेक्शन एक्ट का इतलाक़ मौजूदा इंतखाबात पर होगा। ये जो अभी फोर्थ कमिंग इलेक्शन है उसमें तमाम वो लोग जिनको पहले नाहल नहीं करार दे दिया गया हुआ, उसके लिए तो 5 साल ही है, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर तलवार लटक रही है उस पुराने केस की। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब का अल अजीज़िया जो रेफरेंस के अंदर केस है, उसके ऊपर भी कल ही अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वहाँ पर उनकी सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन जो कन्विक्शन स्टैंड अभी करती है, मेरिट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है और उस कन्विक्शन में 5 साल की नाहली भी शामिल है। ये भी एक इंटरेस्टिंग है उनके लिए। यहाँ से भी कल रिलीफ मिल सकता है, या तो कल ही निकल आएगा रिलीफ या परसों निकल आएगा, इससे ज़्यादा ही मामला आगे चलने नहीं वाला। तो नवाज शरीफ के लिए रास्ता खुलने जा रहा है यहाँ से। इमरान खान के ऊपर भी तोशाखाना की तलवार लटक रही है नाहली की, तो क्या बनेगा उनका, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत वोडा साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, और तारिक फजल चौधरी साहब PMLN के रहनुमा हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वोडा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया, वो बज़ाहिर तो मेरा तासुर यह है कि नून लीग वाले बज़िद थे कि नहीं नवाज शरीफ तो अहल हो चुका है, इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन इनके लिए एक रुकावट था वो 5 रुकनी बेंच का फैसला, वो रास्ता अब खुलने जा रहा है इनके लिए। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सबसे पहले तो ये कि हम एक तज़िया भूल गए, जिधर जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आज करते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए आगे चल के करते हैं उसको मैं उसी के जाविये से लेके आगे पहले इस पर जवाब दे दें, उसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, वो मैं सर जवाब देते मुनासिब समझ रहा हूँ, अगर आप मुझे जवाब दे दें। देखिए जी, सबसे पहले तो आज इंडिया ने जो इंडियन डिसीजन आया है, उसमें आपने जो एक बहुत हाईलाइटिंग टर्म देखा, वो ये देखा कि उनकी मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी डिफेंस लाइन की जब बात आई तो उन्होंने प्रायोरिटी आइन और कानून से बाला तर होकर अपने मुल्क को दी। ठीक है, मैं इसको इस तरह एनालाइज कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट जहां उनके मुल्क की बका, मुल्क की डिफेंस लाइन पहले मुल्क। आपने इंडियन क्रिटिसाइज करें आप उनके जितने भी डिसीजंस हैं कोर्ट्स के, अदालती निज़ाम के, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने मुल्क का दफा जब करने पे आते हैं तो वो सब चीज़ों को सेकेंडरी कर देते हैं। पहले पता नहीं आप उसको क्यों इतनी शाबाशी दे रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को फैसला उसने किया था इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का, कश्मीर की खसूसियत। आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत को ये आर्टिकल ख़त्म होने से पहले पता था कि वो इंडिया ये काम करने जा रहा है। आपकी हुकूमत भी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी
वो फील करते थे। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमरान खान का तो बयान सबको पता है, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी ये महसूस करती थी कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो बेहतर तरीके से कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। अब आप अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए, आपसे मुराद पाकिस्तान के जो उस वक्त के अकाबरीन थे, अब वो कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है, आपको उस वक्त 5 अगस्त 2019 से पहले भी पता था। मेरे साहब, आपका तज्जिया, आपकी एनालिसिस, आपकी नॉलेज तो मैं उसको बीट नहीं कर सकता, मैं डिबेट कर सकता हूँ। आप बाय फार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा हूँ उसका मकसद ये कि जब अदालती निज़ाम इंडिया के मुल्क का ये है कि मुल्क पहले, आइन बाद में, कानून बाद में, दुनिया की हर चीज़ बाद में, उनकी डिफेंस लाइन कम्स फर्स्ट, पहले उनका मुल्क है, बाद में सब कुछ है। अनलाइक, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे मुल्क में हर चीज़ पहले अपनी है, पहले आइन है, पहले कानून है, मुल्क चले जाए। हमने डिफेंस लाइन लगा दी साइड के ऊपर, हमने फौज को किनारे पे लगा दिया, हमने मिलिट्री कोर्ट्स को किनारे पे लगा दिया, प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है स्टील में और पीआईए ने। उसमें भी मेरी इतला ये है कि उसमें भी कोई कोर्ट टेकअप करने वाला है। आपने रेकॉर्ड एक्ट के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान किया है अदालती निज़ाम और उनके फैसलों ने। पाकिस्तान की तबाही, तारीखी डिसीजंस आए जिसकी वजह से रिवर्स आपने सादिक और अमीन कर दिया, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी को क्वालिफाई कर दिया। ये कोरक धंधा, आज 5 का बेंच ने डिस्क्वालीफाई किसी को, 7 का बेंच को क्वालिफाई कर देगा। आज इमरान खान साहब अंदर है, कल वो भी किसी चीज तहत वापस आ जाएंगे। कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट अगर आपके कानून और डिसीजन नहीं हुए, इसीलिए हमारा मुल्क 500 साल पीछे चला गया। हम 141 नंबर पर हैं, हम सेंचुरी नहीं बना सकते क्रिकेट मैच के अंदर, लेकिन हम अपने अदालती ढांचे और उसकी नाइंसाफियों की वजह से इस स्पीड से जा रहे हैं कि हम शायद डबल नहीं ट्रिपल सेंचुरी भी कर सर, आपने अदालती जो कमजोरियों का जिक्र किया बिल्कुल सही किया, लेकिन नवाज शरीफ की या सियासी रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया जाता है ना, जरिया उसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बनती है, पीछे एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होती है। ये गठजोड़ है वो जजेस और जनरल्स का, जिसके नतीजे में ये फैसला। बहुत अच्छा नदीम मलिक साहब आपने इसको कराए। नवाज शरीफ की नाली खाली साकिब निसार ने नहीं थी कराई, आपको पता है। देखिए मेरी बात सुनिए सर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप फौज को इल्ज़ाम ठहराएं सेकेंडरी बेसिस के ऊपर। अगर ये बेल ना दें, अगर ये जेल ना दें, अगर ये कानूनी तौर के ऊपर किसी को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट ना दे दें कि तुम हो और तुम नहीं हो, और अपने अंदर जिनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं वो बरी ज़िम्मा होते नहीं है और वो मुझे बरी ज़िम्मा और आपको बरी ज़िम्मा फॉर डिबेट से कर देते हैं, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी जब तक अदालती निज़ाम और ढांचे की नहीं करेंगे। नस्ला टावर आप गिरा देते, वाह वाह वाह, बाप तालियां बजा दी, नस्ला टावर गिरा दिया, वो लोग बर्बाद हो गए, सड़कों पर आ गए, भीख मांग रहे, बच्चे रोडों पे रुल गए। ना बिल्डर का आपने कुछ किया, ना एनओसी देने वाले का कुछ किया, ना आर्किटेक्ट का कुछ किया, ना उस मिनिस्टर का कुछ किया, ना उस लीडर का कुछ किया। तो आपने किया क्या है? मैं गया, मैंने एक कॉफी ले ली जाकर, मैंने दे दिए जी 1000 रुपए। अब आप कहते हैं कि जी ये कॉफी का मिक्सर भी गलत है, ये भी चोरी का, ये भी चोरी का, मेरी कॉफी भी ले ली, मेरे पैसे भी ले लिए, मुझे सड़क पे भी ले आए। ये तो मैं कॉफी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिनके घर चले गए, जिनकी पूरी जिंदगी उम्र चली गई, जिनके बच्चे बिलबिला उठे, जो सड़कों पे है सामान के साथ, उनका वाली वारिस कौन है? वो आए। अच्छा, प्लस ये कि आज एक अदालत डिसीजन देती है कि फलाने को फांसी दे दो, वो तख्ता तार पे चढ़ाते हैं, उसको जान से मार देते हैं। 7 रुकनी बेंच आता है, 9 रुकनी बेंच आता है, कह रहा है वो डिसीजन गलत है, उसको जिंदा कैसे करेंगे? ये कब तक हम ड्रामा से हम संभालते हैं? तारिक साहब से पूछते हैं। तारिक साहब, ये सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को उठाने जा रही है, आपके लीडर के लिए ये एक रास्ता खोलने का जरिया है। मुझे लगता है कि 5 साल की नहली की मुद्दत का तयन करके सुप्रीम कोर्ट इस बहस को समेट देगी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार जो नवाज शरीफ के सर पे लटक रही है, हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो चाहे ये फैसला हो कि जो नहली है उसकी मुद्दत का तयन ताहयात है या 5 साल है, या इसी तरह के कुछ और ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, बहुत सारे और चीज़ें जो हैं अभी माजी करीब में अदालतों में ज़ेर बहस आई हैं और फैसले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इसे किसी एक लीडरशिप से मंसूब करना ये मुनासिब नहीं है। अब जो रोड आपके घर को जाती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब अगर वो रोड पक्की हो जाए तो कोई कहने वाला कह सकता है कि यार शायद नदीम मलिक की डॉक्टर तारिक से दोस्ती थी तो मलिक साहब ने कराई है। भले कराई भी हो, लेकिन नदीम मलिक अकेले वहाँ से नहीं गुजरते, वहाँ से हज़ारों लाखों लोग दिन में गुजरते हैं, वो सबका फ़ायदा होता है। इसलिए इसको मंसूब कर देना जनाब के एक बंदे का फ़ायदा हो रहा है, पहली बात तो ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने अपने प्रोग्राम की इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि इससे ज़्यादा ह्यूनियस क्राइम, संगीन जराइम मौजूद हैं, और अभी आप जो ऑब्जर्वेशंस भी ऑनरेबल जजेस की बता रहे थे, उनकी नहली की ना कोई मुद्दत है ना कोई तयन है। मुद्दत है, मुनासिब है के अंदर मुद्दत तयन किया गया, मुनासिब है कि इसका तयन हो जाना चाहिए और 5 साल के लिए ये नहली हो, और इसका फ़ायदा भले मियां नवाज शरीफ साहब को हो। ये आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए जो
मुतासरा हैं उनको फ़ायदा होगा। अरे तारिक साहब, उससे भी बड़ा जो चैलेंज ये है कि सादिक और अमीन कौन है और कौन नहीं है, आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। सादिक और अमीन की जो ट्रू डेफिनेशन है उसके ऊपर तो आज जज साहब ने, किसी ने, शायद चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर बोला भी है। पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिशियन है जो सादिक और अमीन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता? कोई एक नाम बताएं। वो लोग जो इमरान खान के पीछे बड़े दीवाने हैं वो बताएं कि सादिक और अमीन इमरान को करार दिया जा सकता है। लेकिन सर अगर इतनी कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, इतनी कंट्रोवर्शियल ये क्लॉज है, ज़्यादा और की ऐड की हुई है, हमें इसको वजाहत करने की ज़रूरत है। तारिक साहब, जवाब पूरा कर लें। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि बाकी जितने भी महकमे हैं और उनकी आला तरीन उहदों के ऊपर जो शख्सियात आती हैं, हलफ उठाती हैं, उनकी जो रेप्रीमांड है उसमें किसी जगह के ऊपर इस तरह की कोई शिक नहीं है, क्योंकि ये शिक ऐसी है कि आप किसी को किसी भी वक्त पकड़ के आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। या तो उसको आगे उसको कुछ कर दें ना, उसकी वजाहत कर दें कि सादिक और अमीन वो कहलाएगा जिसने कोई बहुत बड़ा धोखा किया है, फ्रॉड किया है, और वो साबित हो, उसको साबित वो अदालतों में साबित हो, वो बंदा हो कन्विक्ट हो, उसके बाद ये कहें कि ये जो सादिक नहीं है या अमीन नहीं है। सर, आप इल्जामात की बुनियाद के नवाज शरीफ की सादिक और अमीन वाली सजा इसलिए थी कि वो इकामा उन्होंने कहा कि बताया नहीं हुआ, छुपाया हुआ है, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहा। तो ये जज्जी मजाक करना कौम से छोड़ दें, ये मजाक था कौम के साथ। नदीम मलिक साहब, आपने कहा कि आज किसी जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि कौन सा पॉलिटिशियन सादिक और अमीन के ज़ुमरे में, तो कौन सा जुडिशल सिस्टम के अंदर बैठे हुए जजेस भी जो हैं वो सादिक और अमीन के ज़ुमरे में, और कौन सा इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कौन सा दुनिया का इंसान है किसी शोबे से जो सादिक और अमीन के ज़ुमरे में फिट इन होता है? कोई भी नहीं होता। जिधर इंसान है वहाँ गलतियाँ हैं। तो क्या आज हमें ये बता रहे हैं कि जजेस अगर ये बात पगड़ी उछाल रहे हैं किसी सियासतदान की, कह के बताएं जी कौन है सादिक अमीन, तो फिर आगे सवाल ये होना चाहिए कि बताएं फिर कौन से जजेस हैं सादिक अमीन, कौन से महकमे में सादिक अमीन इंसान बैठा हुआ है? इंसान तो सादिक अमीन नहीं हो सकता, कि वो तो गलतियों का पुतला है, इसीलिए हर वक्त वो अल्लाह से तौबा मांगता है। ये कैसे सवाल है? नंबर एक। नंबर दो ये कि रिकॉर्ड एक, मैं नदीम मलिक साहब, अरबों डॉलर का आपने उसको स्टडी किया हो, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ कानून के डिसीजन की वजह से। नंबर एक, कार के रिकॉर्ड, स्टील मिल्स, कई जगहों पे बेड़ागर किया जहां सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं था, वहां नहीं जाना। स्टील मिल्स रिकॉर्ड बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान करी, ब्लीड कर रहे हैं हमारे इदारे। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं देंगे। ह्यूमन राइट्स का मसला है भाई, ह्यूमन राइट्स का मसला है। जब फौज पे तबाही और क़यामत और बुलडोज करके उड़ा दिया गया था उनको, तो उस वक्त आपको नहीं ह्यूमन राइट्स नजर आए? जब रोडों पे लोगों को गोलियां मारी गई, उस वक्त ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आए? केसेस को मिक्स कर नहीं, आप उस बच्ची को जिसको तशद्दुद करके रेप करके वीडियो में मार दिया गया, उधर ह्यूमन राइट्स नहीं आपको नजर आए? जज की बीवी ने सर खोल दिया बच्ची का, उस टांगे तोड़कर उसको सड़क पे फेंक दिया, उधर ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आए? जो आज के दिन हथकड़ियों में जेब कतरे के साथ हो रहा है, 780 लोग जेलों में मर गए दवाइयां ना होने की वजह से, एक बंदे की जगह के अंदर 100 आदमी रह रहा है गंदगी बुराई बीमारियों के अंदर, उधर ह्यूमन राइट्स नहीं आ रहे। अस्पतालों में जो हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स नहीं आ रहे, और दफ्तरों में डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो हो रहा है, आपकी ये तमाम बुराइयां, जो कमजोरियां आपने जुडिशल सिस्टम की गिनवाई हैं, इसके बावजूद मैं इस चीज़ की हिमायत नहीं करूंगा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये एक बहस है, मैं नहीं इसका। सिविलियन अगर मिलिट्री के ऊपर अटैक करेगा नहीं होना चाहिए, तो मिलिट्री ही उसका ट्रायल करेगी। अगर आप पे और मुझ पर अटैक करेगा तो सिविल अदारा करेगा। जो बच्चों का जो इसकी हिमायत कर रहे हैं, जो इसकी हिमायत करेगा, सर देखिए कल सारे वो इसी एक्ट के नीचे पकड़े जाएंगे, काम करने के लिए पकड़े जाएंगे। आप देखिए मेरी बात सुनिए हमारे साहब, जो स्कूल में साने वो हमारे जो बच्चे मासूम, वो तो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे, उसमें एक आदमी बचा है। मिलिट्री कोर्ट में जितने गए हैं सबको फांसी हो, एक आदमी बचा है जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स में गया है। अब आखिर में एक चीज मुझे कंप्लीट करने दें सर। फिर आपने आके सादिक और अमीन के फैसले के ऊपर आपने जिसको चाहे उड़ा दिया, जिसको चाहे लिया है। अगर आपने कानून का फैसला आज 2023 में आज की तारीख में एक कर दिया है, 5 ने किया, 7 ने किया, 1 ने किया, सारी जिंदगी उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उसका डबल है फिर रिवर्स कर दे, उसको अंदर कर दे, उसको बाहर कर दे। जो नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर नाअहल किया या इस काम में भी नाअहल किया, जरदारी साहब को 14 साल जेलों में रखा, भुट्टो को फांसी दे दी, इमरान खान को इधर छोड़ दिया, उधर निकाल दिया, भुट्टो की फांसी वाला केस भी लगना उस पर। लेकिन एक चीज जो भुट्टो वापस लेंगे आप, जस्टिस फायज ईसा ने शायद कही थी कि वो जज जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई है कि सारी यहाँ लगनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही की, जैसे रेकोडिक का मामला, उसने पाकिस्तान की तबाही की, उसने कोई भला नहीं किया पाकिस्तान का। जाली डिग्रियों के ऊपर बाज़ों को छोड़ दिया, बाज़ों की ताहियात नहली कर दी है। एक शख्स का किसी मस्जिद के साथ जॉइंट अकाउंट था, उसको भी नहल कर दिया। तो इसमें कंसिस्टेंसीज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर। एक माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर को, जनरल मुशर्रफ को 3 साल आइन में तरमीम करने की इजाज़त दे दी, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट उनकी तस्वीरें उतरवा दे और कुछ भी ना करे, तो मैं कहता हूँ बड़ी कौम की खिदमत होगी, ताकि आइंदा से
कोई साकिब निसार साहब, बंदयाल साहब जब इस तरह के फैसले करें, 63A जैसे मामले उनके सामने आए या सादिक और अमीन के फैसले आए, तो वो सोच के करें कि मेरी भी तस्वीर उतर जाएगी। मैं थोड़ी सी सख्त बात करने लगा हूँ, लेकिन मेरी ये मुराद ये नहीं है कि हम भी वो करें इस वक्त। जो आपने कहा है कि माजी में जब कोई शख्स दुनिया से गुजर जाता था और उसके बाद उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम या कोई उसकी चीज़ साबित होती थी और वो बहुत संगीन नौयत की होती थी, तो उसके ढांचों को भी कोड़े मारे जाते थे, एक बताने के लिए कि येस दिस इज़ द पनिशमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको कोई रिवायत को दोबारा ज़िंदा करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो तस्वीर उतारना मेरे ख्याल अच्छी बात है। जज साहब ने तस्करा किया, तस्वीर नहीं सिंबॉलिक उतारनी बहुत चाहिए। अच्छा होगा, सर, तस्वीर ये उतार दें उसकी। मैं कहता हूँ ये तो तस्वीर उतार दें, भले उसको काला करके वहाँ पे लगा दें, मैं कहता हूँ ये तो एक स्टेप है, बट दिस इज़ नॉट दी रेमेडी। रेमेडी क्या है जो अभी उन्होंने बात की है, चंद केसेस जो आपने, शायद ये बड़ी लंबी फहरिस्त है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आपने कहा कि अभी केस दोबारा खुलने लगा है। अगर ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट देती है वो फैसला गलत था, तो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि भुट्टो साहब को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता तो जिसने उन्हें गलत सजा दे के फांसी लगाया है उसकी क्या सिर्फ तस्वीर उतारनी चाहिए? कुछ तो कर सकते हैं आप। नहीं सर, ये तो कोई बात ना हुई ना वो कि तो जिंदा नहीं है, उसके साथ क्या करेंगे आप? तस्वीरें तो उतरवा दें उनकी। बोल के प्राइम मिनिस्टर को आप ना हक फांसी लगा दें, और आज अदालत कह रही है कि फैसला गलत था, उसका ट्रायल होना चाहिए। जिस जज ने वो एक को फांसी चढ़ाया हुआ है, 3 को नाअहल भी करार किया हुआ है। इसी तरह ये जो रेकॉर्ड और ये केसेस जिनमें पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, अगर ये फैसले बाद में गलत साबित हुए, इसी अदालत ने कहा कि गलत फैसले हैं, तो जिन्होंने गलत फैसले किए क्या उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए? क्या हो भाई, तुमने क्या किया? उन्हें पूछना चाहिए। ये इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आपकी डोमेन थी जिसमें आप फैसला करने आए थे, किसी को तो उनसे पूछना चाहिए। नहीं सर, ये तो उनकी डोमेन नहीं है ना। देखिए, अगर आपको सब कुछ आता है, कल आप कहेंगे कि जी मैं बालिग हो गया, वेरीफाई करें मैं बालिग हूं, मैं शादी कर लूं, मैं बच्चे पैदा कर लूं, मैं अपनी फैमिली बना लूं, मेरी तनख्वाह इतनी है मैं कर लूं, उसको वो भी टेकअप होगा। क्या हम खाना खाने से पहले ही पूछेंगे? हम किसके आगे खड़े हो रहे हैं भाई? हम इंसानों के बीच में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमारी एक कल्चरल सोसाइटी है, उसको ग्रो कर, हर चीज में आपकी इंटरफेरेंस है। हर काम, मैं गवर्नमेंट में था, हर काम के अंदर इंटरफेरेंस थी। आपका काम भी मैं जानता हूं, इनका काम भी मैं जानता हूं, उनका भी जानता हूं, फलाने का भी जानता हूं, सबका जानता हूं। तो इसका तरीका ये है, आप अपना काम नहीं जानते, बाकी सबका काम जानते हैं। भाई आप काम संभाल लें, ये ले मुल्क चलाएं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस में लगाएं अदालती निशान, सिंबॉलिक ले लें। अगर मेरे मुल्क की किस्मत सब आपको सब पता होने का ठीक कर सकते हैं तो करें भाई। अगर इफ्तिखार चौधरी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी के दौर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलाई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, वो गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव रोल्स थे वो ज्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब एक्सरसाइज मैं यही तो आपसे कह रहा हूं सर। साकिब निसार साहब ने यही काम नून लीग के दौर में ले लिया था। बस पाकिस्तान का लई आफत है। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब का एक ख़त सामने आया है और वो इजाजुल हसन साहब कहते हैं कमेटी में मिलिट्री कोर्ट्स केस में अपील के लिए 7 रुकनी बेंच पर इतफाक़ राय हुआ था। तय पाया था कि सीनियरिटी के लिहाज से जजेस बेंच में शामिल होंगे। पिक एंड चूज़ के तासर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। मेरे दस्तखत के बगैर मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। कमेटी में जो कुछ हुआ मीटिंग मिनट्स में नज़र नहीं आया। मुझे मुकम्मल अंधेरे में रखा गया। चीफ जस्टिस ने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने से इतफाक़ किया था। तय पाया था कि एक सीनियर जज के इनकार पर तरतीब में दूसरा सीनियर जज बेंच का हिस्सा बनेगा। और ये वो सवाल है फैसल वाडा साहब, जहाँ के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है ना, उसके ऊपर असूल और होना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं उसके ऊपर असूल और होना चाहिए। सारों को एक ही लाठी से आपको नहीं हाँकना चाहिए। या अब उसके ऊपर बेंच की तश्कील के ऊपर जजों में भी तकसीम है। इजाजुल हसन साहब का ख़त जो है उसकी निशानदही कर रहे हैं। ये बड़ा क्रूशल मैटर है। देखिए सर, देखिए जब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने नारा लगाया है फ़ौज के ख़िलाफ़ और इन्होंने फ़ौज की तनसीब उड़ा दी है। मुझे आप कन्वेंशनल कोर्ट्स में ले जाएं, इनको आर्मी कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए। बहुत सीधा सीधा हिसाब है। जिसने सलामती को क्वेश्चन कर दिया है आपकी फ़ौज की, वो शहादतें दे रहे हैं। कहीं आइन में लिखा हुआ है कि फ़ौजी शहादत देगा? अरे भाई, ये कौन कहता है कि सही काम है गलत काम है? लेकिन आगे जो उसके सजा का तरीका कार है वो ग्राउंड रूल्स के मुताबिक मेरा नदीम मलिक साहब आपसे सवाल है, आज मैं आपको गुस्ताखी करूंगा कि सर मुझे बताएं, भुट्टो साहब को गलत फांसी दी, उस फांसी के बाद आज कई उनका 3 नस्लों ने भी सियासत कर ली। आज आप कहते हैं वो गलत फैसला था, तो भुट्टो साहब को अब जिंदा कैसे करेंगे? और इसी तरीके जितने लोगों को आपने फांसी की सजा दी है, उनमें से अगर जिनमें गलती है उनको जिंदा कैसे करेंगे? तो ये कब तक होगा कि आपसे गलती होगी? आपकी गलती की सजा कब मुतय्यन होगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब तक आप अपना जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, जो हमारा काम था, अगर हमारी पगड़ी उछलेगी तो पगड़ी फिर किसी की भी नहीं बचेगी। ये नहीं हो सकता नदीम मलिक साहब। ये बेहयाई बेशर्मी तमाम सियासतदानों के लिए कि आज उन पर सवाल उठा है
कि आप में कोई सादिक अमीन है, तो किसी की जुर्रत ये नहीं थी कि कहे कि आप में से कोई सादिक और अमीन है, आप में से कोई सादिक अमीन में। सादिक अमीन तो अगर मेरा दादा है तो मैं उसको भी नहीं कह सकता कि वो सादिक अमीन है, क्योंकि वो इंसान है, उसने भी अपनी जवानी में, उन्होंने भी कहीं जवानी में गलती की होगी, अल्लाह मुझे नसीब करे, ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला है। अब आप मुझे बताएं, जिन जजों के बेटों ने अरबों रुपए कमाए हैं और कोर्टों के फैसलों की लेन देन की है, उनकी ऑडियोज और वीडियोज आई है, उनकी सजाएं कब मुतय्यन होंगी और उनका ट्रायल कब होगा? इफ्तिखार और अगर चौधरी मेरे साहब पर के ज़माने से लेकर आज तक, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से लेकर आज तक उनके बेटों की तफसीलात जो थी, रियाज मलिक ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे ऊपर इल्जाम है, एज अ जज मिसाल दे रहा हूं कि मुझ पे झूठा या सच्चा पैसे लेन देन का, हर चीज का मुझ पे इल्जाम है। मैं बरी जिम्मा अभी तक नहीं हुआ हूं, मैं सच्चा हूं या मैं झूठा हूं, मैं नेक हूं या ईमानदार हूं, मेरे पास केस सच्चा बना है झूठा बना है, मैं दुनिया के फैसले कर रहा हूं। किस बेसिस के ऊपर? ट्रिब्यूनल्स आपने क्यों बनाई थी? जब सादिक और अमीन का फैसला इलेक्शन के अंदर मुर्दे का वोट डल के लोग जीत के हुकूमत से निकल जाते हैं, आप स्टे ऑर्डर पर लोगों को चला रहे होते हैं। तारिक फजल साहब, आप बताइए। देखिए, जो आपने बुनियादी सवाल किया फैसल साहब से, देखना ये पड़ेगा आपको कि जुर्म की नोयत क्या है। क्या ये जुर्म फौजी नोयत का है? अब मिलिट्री कोर्ट्स तो मौजूद हैं, वो अपने उनके जैक डिपार्टमेंट है बाकायदा। और एक मैं पहले भी शायद आप ही के प्रोग्राम में ये वजाहत कर चुका हूँ कि लोग आम तासुर जो सोशल मीडिया पे दिया जाता है, पीटीआई के लोग ख़ास तौर पे वो ये तासुर देते हैं जनाब कि ये तो फ़ौजी अफसर हैं, ये तो कोई आर्टिलरी का है, कोई इन्फेंट्री का है और कोई आर्मर्ड कोर का है, और ये बैठ के फैसले कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जो है वो तो तोपों की गोली चला रहा है, वो जैसे भी फैसला करें, लेकिन आपको बुनियादी असूल एक वजह करना है, एज जज बैठ जाए। बुनियादी असूल ये है कि एक है जेट ब्लैक टेररिस्ट, एक है कोई दुश्मन मुल्क का जासूस, और एक वो लोग हैं जो आपके सिविलियंस हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि हमारी एक छोटी सी चौकी जिसमें 4-6 फौजी बैठे हुए हैं, वो हमारे किसी बॉर्डर के ऊपर है या किसी फाटा के एरिए में, जैसे अभी पीछे दोबारा दहशतगर्दी की अनफॉर्चुनेटली लहर आपने देखी, अगर उस चौकी पे अगर कोई बंदा फायर करता है तो उसे आप टेररिस्ट कहते हैं ना? बिल्कुल दहशतगर्द है। हमारे एक पुलिस के सिपाही, हमारे फौज के सिपाही पे कोई अटैक करे, वहाँ पे 4 सिपाही मौजूद हैं और उन पे कोई फायर करता है तो वो है जनाब दहशतगर्द। जो फौज के हेडक्वार्टर जीएचक्यू पे हमला करता है वो दहशतगर्द नहीं है। देखिए, जिस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को आप वो शक्ल दे रहे हैं ना, कल मुझे ज्यादा तशवीश इस बात की है कि कल में आज पीटीआई के लोग उसमें अंदर, आपकी बात से कल में आप दोनों उसमें अंदर पकड़े होंगे। ये हुआ आप आज के अपने फायदे की खातिर इसके ऊपर मट्टी डाल रहे हैं। आपको इसके ऊपर एक असूल वजह करने की जरूरत है। इदारे की बात कर रहे हैं, एक इदारे की तकरीम की बात कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी, जिन्होंने हमला किया गलत किया, जिन्होंने आग लगाई, आग जलाओ घिराव किया गलत किया, काबिल मुजम्मत है, स्या यौम स्या सही मनाया जाता है, लेकिन ट्रायल कहाँ होना चाहिए, ये असूल वजह करना बहुत सीधी। और हम वो क्या कहते हैं ना, झटकी सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा। अभी जब इमरान खान साहब ने धरना दिया, चलें एक और एंगल से इस सवाल को लेते हैं, धरना दिया तो उस वक्त क्या होता था कि जो पुलिस आती थी धरने की शुरका को रोकने के लिए 2014 में, उसको मारते थे। हमारे एसएसपी तक तो उन्होंने आईसीयू पहुंचा दिया था मार मार के, याद है आपको? पार्लियामान में हमला हुआ ना, पार्लियामान में हमला हुआ, गेट तोड़े गए, रेडियो स्टेशन में हमला हुआ, ट्रायल कहाँ होना चाहिए? पीएम हाउस के गेट पे हमला हुआ, उसका ट्रायल कहाँ होना चाहिए? सुने ना, मैं बात क्या कह रहा हूँ, वो ट्रायल जो है सारा सिविलियन था, सिविल ही हुआ। अब वहां पे एक तासुर ये था, वहां पे एक तासुर ये फीलिंग ये थी कि जब फौज खड़ी होगी ना, सिर्फ एक लाइन बना के उस पर कोई हमला नहीं करेगा, ये तासुर मौजूद था और ये प्रैक्टिकली हुआ कि चौधरी निसार ने फौज लगाई ना, जहां फौज लग गई उसको किसी ने ना पत्थर मारा ना डंडा मारा। अब अगर फौज को भी आप पुलिस बना दें कि उसे भी मारो, उसे भी पत्थर मारो, उनकी गाड़ियां भी तोड़ो, उनके घरों में हमले करो, ये कि उनका मुल्क बचेगा कैसे? आप चाहते हैं कि फौज मुझे अब ये आप ये चाहते हैं? नहीं, आपकी पोजीशन है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हैं। तो कह रहा हूँ कि फौज का इदारा एक ऐसा रहने दें जो आपकी दाखिली और खारजी सलामती, आप चाहते हैं कि उनका सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो? मैं चाहता हूँ कि जो फौजी तनसीबात पे हमला करे, जीएचक्यू पे हमला करे, फौज पे हमला करे, उसका ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। तो आज खदीजा शाह का केस था, खदीजा शाह की जमानत हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, नहीं है ये फौजी जुर्म, और लाहौर हाई कोर्ट की जमानत के बाद उसको बलोचिस्तान पुलिस पकड़ के ले गई है। तो आपको पता है कि ये सिस्टम जो है पाकिस्तान में आपके साथ भी चलता रहा, माजी में आपके लोग भी इसी तरह। दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो आपने अभी बात की है, मैं शायद उसकी सपोर्ट ना करूं कि अगर उसकी जमानत हुई है खदीजा शाह की, आपको कुछ असूल वजह करना तो उसे जनाब बलोचिस्तान पुलिस पकड़ के ले गई है। वो उसका इस टॉपिक से खदीजा शाह एक अकेली मिसाल नहीं है, नहीं ये सारा कुछ इसी केस के साथ जुड़ा हुआ है ना। खदीजा शाह अकेली मिसाल नहीं है, उसके साथ कोई 5-10 और खवातीन भी होंगी। अली मोहम्मद के साथ ये कुछ हुआ है, वो अफरीदी के साथ ये कुछ हुआ, शहरियार अफरीदी के साथ। तो आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स वजह करने हैं कि ये लॉ की लैंड है, इसके मुताबिक हमने प्रोसीड करना है। उससे इत्तफाक करता हूँ मैं, किसी के साथ
सियासी बुनियादों पे किसी और नज़रिए के तहत ज्यादती हो, मैं बिल्कुल से इत्तफाक नहीं जिसने करता। आग लगाई है, जिसने कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ की है, लूटा है, GHQ पे अटैक किया है, शोहदा की बेहरमती की है, उनके ऊपर सजा का अमल होना चाहिए। लेकिन तरीकाकार ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि इसको तो जेट ब्लैक टेररिस्ट के उसको आप साथ एक खड़ा ऐसे कर दो। सिस्टम में भेज दें कि जहाँ एक बंदा 4 बंदे मार के जाता है, हफ्ते बाद महीने बाद जमानत लेके बाहर फिर रहा होता है। तो आपको इस सिस्टम पे एतबार नहीं है तो बिल्कुल सिस्टम को नहीं है, ठीक करें। बिल्कुल नहीं है। आप इस सिस्टम को ठीक करें। ये सिस्टम के अंदर ठीक होने वाली बेशुमार चीज़ें हैं, आप अपने और अगर सियासी फायदे के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें कल आप लोग गिरेंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने जुडिशरी के रोल के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं। जुडिशरी ने एक ज़िम्मा अपने सर ले लिया है और वो लिया है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो कुछ इजाफी नोट के अंदर ऐसी ऑब्जर्वेशन दी कि बुनियादी हकूक़ से महरूम करने के मुतरादिफ है अगर इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको डिले कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद कि मीडिया इसके ऊपर बात ना करे कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे या नहीं होंगे, हर रोज़ एक पॉलिटिशियन जो है ये बयान देता है कि इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। और ये बयान वजह तशवीश है क्योंकि एक मुंतखब सेटअप का ना होना और प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप जो मुंतखब नहीं है, ये बहरहाल खुशाइन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी नहीं है। फैसल वाडा साहब, यहाँ आप क्या कहेंगे? इंतखाबात में ताख़ीर की बातें हर रोज़ एक लीडर कर रहा है। कल भी इनके जमात से एक लीडर ने बात की है कि बर्फबारी हो जाती है। परवेज़ खटक साहब ने कहा मेरी जमात नहीं है। खालिद मकबूल चाहते हैं पहले लोकल बॉडीज़ तगड़ी हो जाए। ये कोई एक नई नई कहानी रोज़ सुन रहे हैं। वजह कि सर सबकी अपनी अपनी रीजनिंग है, ठीक है। सब जो हालात से मुल्क गुजर रहा है और किसी की प्रिपरेशन है नहीं मैदान में। जैसे अगर आप मुझसे नून लीग की बात करेंगे, मेरा भाई बैठा हुआ है, तो मैदान में अकेले भागना है। अब उसमें भी दूसरे तीसरे नंबर पे अगर आना है तो मेरा कसूर थोड़ी है। उस अकेले भागने में भी पहले नंबर पे नहीं आ सकते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये पोजीशन इनकी यही है, भागेंगे अकेले ही और आएंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये तो मेरा कसूर नहीं है ना सर। तो आप इसको आगे कर देंगे 10-20 दिन, तो उससे कोई इनकी पोजीशन तगड़ी तो नहीं देखिए, होगी। मैंने तो कभी ये नहीं कहा। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि PI की फ्लाइट से तस्बीह दें पाकिस्तानी सियासत। लेकिन यहाँ 8 से गए, 8 फरवरी से अगर इलेक्शन आगे गए तो फिर ये कोई गारंटी नहीं होगी कि ये 28 फरवरी को होंगे, 7 मार्च को होंगे। सर गारंटी पे तो फांसी पे तख्त पे चढ़ाने के बाद भी नहीं है कि वो फैसला सही था। गारंटी तो ये भी नहीं कल आपने जिसको निकाला था उसको आप कल तो इलेक्शन अगर आगे लटक गए प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, फिर क्या होगा? तो जैसे पाकिस्तान 65 साल से चल रहा है, जैसे स्टे ऑर्डर से चल रहा है, किराएदार घर के अंदर है, मारे होंगे घर से बाहर है, ये तो पाकिस्तान है। केयर टेकर पूरा साल चलाते रहेंगे। सर मुझे क्या पता है आपने क्या किया। अभी आइन और कानून का जो कत्ल हुआ है KP के और पंजाब में, किसको फांसी चढ़ा दिया आपने? किस आइन और कानून की मुझसे बातें करें? देना उनको सजाएं, PDM की गवर्नमेंट को देना सजाएं। नून लीग क्या कहती है सर इसके ऊपर? सर पहली बात तो ये है कि किस जमात ने भागना है और किसने कितने वोट लेने हैं, इसका फैसला तो इलेक्शन में होगा। इलेक्शन कब होगा, यही तो सवाल जी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो इलेक्शन तो होना ही होना है इंशाल्लाह। कब? तो जब होना है? नहीं, जब नहीं। इलेक्शन मेरे अंदाजे के मुताबिक, और जो आप ये कहें कि मुझे हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, 8 फरवरी को ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो गारंटर है इस फैसले की, इस तारीख़ की, और मुतफ़िका तौर पर यह तारीख़ तय की गई है। जो खदशात जिनका आप बात कर रहे हैं कि जो लीडर कह रहे हैं या जो कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ने ख़त लिखे, मौलाना फजल रहमान ने कहा 17 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में आ गई हैं। परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं, आपके अमीर मुकाम साहब कह रहे हैं, अभी सुना आसिफ जरदारी साहब का भी कोई बयान आया है। खटक साहब का ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन उन इलाकों में कि जहाँ पे ज़राए आमदोरफ्त मुकम्मल बंद हो जाते हैं और ट्रैफिक बंद हो जाती है, मैं बर्फबारी ज़्यादा इलाकों की बात कर रहा हूँ, उनके खदशात जेन्युइन है। अब उन्हें कैसे एड्रेस किया जाता है ये देखने वाली बात है। और दूसरी ये देखने वाली साहब बात ने है भी कोई ऐसा बयान दे दिया क्या, तो फिर सर्दियाँ निकालते निकालते आपकी गर्मियाँ भी निकल जाएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये मुझे भी पता है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को ना हुए तो फिर उसके बाद इनका इनेकाद जो है वो 28 फरवरी को भी नहीं होना, फिर उसमें बड़ी बेयकीनी की कैफियत पैदा होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम हमारा इसमें स्टेबिलिटी तभी आ सकती है कि जब ये इलेक्शन हो और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, उससे मुल्क के अंदर भी एक स्टेबिलिटी आएगी। और आप इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे में आए, मुंतखब उस तरीके से हो जैसे डेमोक्रेसी के अंदर मुंतखब हुआ करती है। मलिक साहब, दो बातें वन वोट वन पर्सन वाले के हवाले से। अगर इलेक्शन में जेन्युइनली कोई गड़बड़ होती है वो भी ढकी छुपी नहीं रहती, और अगर आप ये कहें कि बयानबाजी के लिए इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोई सियासी जमात कोशिश करती है तो वो भी अवाम को क्लोजिंग रिमार्क्स जनाब वाडा साहब। भाई साहब बस अल्लाह मियां से दुआ करें, जैसे ये दुआ पे पाकिस्तान चलता रहा है वैसे ही इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चलता रहेगा। सिम्प ठीक हो जाए, हमारा अदालती निज़ाम को सबसे पहले आप इसको ठीक करें,
उसके बाद आप एक्सपायर्ड लीडर्स को साइड पे करें, को गरीब को रिलीफ दें, को गरीब की बात करें जिसका वोट लेने के लिए आप भीख मांगते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें। इन सब चीज़ों से पाकिस्तान 50 साल पीछे हो गया, अगले 50 साल पीछे चला जाएगा। खुदा का वास्ता इस मुल्क पर रहम करें, सब मिलकर कंसेंसस के साथ अपनी अपनी डोमेन और अपने अपने कामों को अपने हाथ में लें। सबका काम अगर आप सब जानते हैं और आप सबको सभी एक सारे काम आते हैं तो आपको आइन के तहत जिसका जो रोल है वो वही अदा करे। पहले पाकिस्तान फिर आइन और कानून, इंडिया की तरह उससे कुछ सीखें। अपना मुल्क उन्होंने सुप्रीम रखा है, फिर आइन और कानून रखा है। इंडिया की मिसाल अच्छी नहीं है। इंडिया कुछ अपने लोगों के साथ 24-25 करोड़ मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहा है उनकी मिसाल अच्छी नहीं। बड़ा अच्छा काम कर, वो 24 करोड़ उन्हीं का मुल्क है। देखिए आप लोग डिटेलिंग में ना जाए ना, मैं तो ओवरऑल कर रहा हूँ। उन्होंने आइन और कानून को साइड में रख के अपने मुल्क को आगे कर दिया और अपनी डिफेंस लाइन और अपनी सुप्रीम कोर्ट आपकी बात से मुल्क को आगे लेके चले गए। इंडिया की मिसाल अच्छी मिसाल नहीं है। फैसल वाडा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।